अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहाड़ों की सुल्तानत ज्वाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। आज का प्रोग्राम नौजवानों के हवाले से है। नौजवानों को दरपेश मसाइल क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और उन मसाइल का हल क्या है। और यकीनन नौजवान माशरे के काबिल कदर हिस्सा हुआ करते हैं। वो तमाम तर जो खूबियाँ हैं, जो तमाम तर दिलचस्पियाँ हैं, जो तमाम तर रहनाइयाँ हैं, वो नौजवानों के बग़ैर मुमकिन नहीं है। और यकीनन ज़िंदगी के तमाम शोबों में अगर नौजवान अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें तो ज़िंदगी जो है और ख़ूबसूरत और माशरे का हुस्न जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने नौजवानों को मदऊ किया है ताकि उनकी ज़बानी हम मालूम कर सकें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो नौजवान हैं वो इस वक्त किस तरह के मसाइल को फेस कर रहे हैं, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों की अंजाम दही को बेहतर बनाने के हवाले से नौजवान क्या कुछ कर रहे हैं, उनके अंदर पोटेंशल कैसा है और फिर मौक़े क्या उनको किस हद तक मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। और मुल्क के दिगर इलाकों की तरह गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान भी यकीनन आज हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में कारहाय नुमाया सर अंजाम देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हम सियासत का शोबा ले लें, सहाफ़त का शोबा ले लें, सकाफ़त के हवाले से हम देख लें और इसी तरीके से जो अदालती जो उमूर हैं, फिर जो बार और बेंच के अंदर हम अगर देखें तो यकीनन हमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो किरदार अदा करती हुई नज़र आ रही है। और लोगों का रुझान भी नौजवानों की तरफ ज़्यादा है और यकीनन नौजवानों से मुतल्लिक उम्मीदें जो है माशरे की बहुत ज़्यादा होती हैं। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में अगर तब्दीली के हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनन नौजवानों के बगैर जो है वो तब्दीली नहीं आ सकती है। जब तक नौजवान जो है भरपूर तरीके से किरदार अदा न करें, आज माशरे में जहाँ भी जिस किस्म की भी कोई खामी हमें नज़र आती है, अगर नौजवान तबका जो है इसमें खड़ा नहीं होगा तो हम उन माशरती जो बुराइयाँ हैं उनको भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो आइए नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम के जो हमारे पैनल में जो हमारे दोस्त मौजूद हैं मैं उनका सबसे पहले तारुफ कराई देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम इसरारुद्दीन इसरार साहब। और आप यकीनन सहाफ़त के अंदर, सकाफ़त के अंदर और इंसानी हुकूक़ की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ शोबों में आप हमें नज़र आते हैं और यकीनन आपकी सोच, आपकी फ़िक्र जो है उससे हमारे माशरे के मुख्तलिफ़ तबके रहनुमाई भी लेते हैं। तो इसरार साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान का जो नौजवान है उसको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है और क्या नौजवानों के अंदर वो सलाहियतें आपको दिखती हैं, नज़र आती हैं कि वो मुख्तलिफ़ शोबों में अगर उनको कोई ज़िम्मेदारी दी जा सके तो वो भरपूर तरीके से अंजाम दे सकें। और इस हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ़ इदारे हैं, पॉलिसी साज इदारे हैं, वो इस वक्त नौजवानों की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए इनके अंदर जो मौजूद सलाहियतें हैं उनको मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, इनकी सलाहियतकार में इजाफ़ा करने के लिए इस वक्त जो काविशें हो रही हैं वो किस हद तक काफ़ी या नाकाफ़ी हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मोहतरम एहसास साहब, बहुत शुक्रिया आपका और K2TV का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ अहम मौज़ूआत पे आप जो है प्रोग्राम्स मुनक़िद करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाने में आपने हमेशा नुमाया किरदार अदा किया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है तो हमारे नौजवानों में बहुत सारी सलाहियतें हैं और हमारे नौजवानों ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया है। आप एक एक करके नाम भी ले सकते हैं। पूरे मुल्की सतह पर मुख्तलिफ़ शोबों में, मेडिकल का शोबा हो, आपका स्पोर्ट्स का शोबा हो, इंजीनियरिंग का शोबा हो, दरस व तदरीस का शोबा हो, दीनी तालीम का शोबा हो, सियासी मैदान हो, वहाँ पे हमारे नौजवान आपको नज़र आएंगे और वो अपना रोल प्ले करते हैं। मगर अब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करने की हैं। नौजवान, हमारे मुल्क में नौजवानों की जो तादाद है वो इस वक्त कहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक की निस्बत ज़्यादा है, 60% है और ये वर्क फोर्स है। देखें, बच्चे भी इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते माशरे की तामीर व तरक्की में और बुज़ुर्ग हज़रात का भी रोल इतना नुमाया नहीं होता है जितना नौजवानों का होता है। तो नौजवानों के अंदर सलाहियत हर नौजवान में होती है, मगर उसके ऊपर कोई गाइडेंस हो, कोई दस्त शफ़क़त हो, उनके लिए एक रहनुमाई के कुछ ज़राए मौजूद हो तो उनकी सलाहियतों में एक निखार आ जाती है।
हमारे यहाँ मसला ये रहा है कि पाकिस्तान में एक पॉलिसी पहले बनी थी, फिर नई गवर्नमेंट आई तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, एक और पॉलिसी बनी, एक और पॉलिसी बनी, ये सिलसिला बड़े अरसे से जारी रहा है। मौजूदा गवर्नमेंट ने एक पेपर बनाया है, वो पॉलिसी नाम नहीं दिया, उसको उन्होंने फ्रेमवर्क का नाम दिया है। और गिलगित बल्तिस्तान में तो ये है कि यहाँ भी मुख्तलिफ NGOs ने सरकार के साथ मिलकर, हमारा एक डिपार्टमेंट भी मौजूद है, यूथ का एक डिपार्टमेंट है, वो इस वक्त सोशल वेलफेयर के साथ है, सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के साथ यूथ का भी डिपार्टमेंट है। यहाँ भी एक पॉलिसी बनी थी, कुछ इदारों ने मिल के बनाया, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। इस वक्त हमारे पास यूथ के लिए कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है सरकारी सतह पर। जब पॉलिसी ही नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगे? नौजवानों के बड़े मसाइल हैं इस वक्त, आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट है, सुसाइड के है, मेंटल हेल्थ का है, स्कॉलरशिप्स का है, मायारी तालीम तक रसाई के इनके मसाइल हैं, सियासी मैदान में इनकी शमूलियत की बात है, समाजी मैदान में इनकी शमूलियत है, अच्छी गाइडेंस, काउंसलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम हो सकता है। मगर ये सारे काम करने के लिए एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत है, वो पॉलिसी इस वक्त मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उस सतह पे काम नहीं हो रहा है जिस सतह पे काम होना चाहिए। और नौजवान, दुनिया में ये कहा जाता है कि हर अच्छे काम में भी नौजवान शामिल होता है, और अगर बुराई जहां माशरे में पाई जाए तो वहां भी नौजवानों का रोल होता है। और बुराई की तरफ नौजवान उस वक्त जाता है जब आप उसका हाथ पकड़ के उसके ऊपर दस्त शफकत नहीं रख के, और उसको आप अगर सही रास्ते पर रहनुमाई नहीं करेंगे तो लाजमी तौर पे वो बुराई की तरफ जाएंगे। तो ये माशरे की एक मजमूई जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट जो है उसकी मेन जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के अगर उनके लिए बेहतर एक पॉलिसी मुरतब करे तो हमारा नौजवान, मैं समझता हूँ, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के नौजवान से किसी भी तरह पीछे नहीं है। वो ज़िंदगी के हर शोबे में अपना लोहा मनवा सकता है, मगर शर्त यह है कि उनके लिए एक बेहतरीन पॉलिसी के तहत उनकी रहनुमाई की जाए। एक तो मैं ये समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में ये जो यूथ का इदारा है ना, इसको सेपरेट करें। देखें, यूथ कोई मामूली बात नहीं है। हमारे साथ हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ पे नौजवानों की तादाद 35 से 36 करोड़ है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर 24% इनको रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमारे यहाँ आप देखें एक यूथ पार्लियामेंट भी बनी, मगर उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं है। पॉलिसी साज इदारों के अंदर यूथ की रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है और उनकी शमूलियत भी नहीं है, और उनकी आवाज़ को अहमियत नहीं दी जाती है। यूथ को सुनना पड़ेगा, उनको आप बिठाएंगे, उनकी बात सुनेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। हमारे यहाँ यूथ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। ये एक इदारा अलग से बने, उसके अंदर फंडिंग करें, और तमाम स्टेक होल्डर्स, उसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं, मीडिया के लोग हैं, इन तमाम को बैठा के यूथ के लिए एक पॉलिसी मुरतब करना होगा। ये बुनियादी काम है। उससे अगले स्टेप पे आपको फिर सर्वेस के ज़रिए ये तय करना होगा कि किन किन सेक्टर्स में यूथ को इन्वॉल्व किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ, हमने पहले भी ये रिकमेंडेशन दिया है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर यूथ की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह खवातीन की है, इसी तरह प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कोटे की बुनियाद पे भी करें या जिस तरह भी करें, ये कर सकते हैं। इवन हमारी असेंबली में भी यूथ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये दुनिया भर की असेंबलीज में होता है, पॉलिसी साज हमारा इदारा है, और हर पॉलिसी में जो भी पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की, उसमें यूथ को ये सुने, उनको रिप्रेजेंटेशन दे, उनकी आवाज़ को सुनेंगे तो तब रिफ्लेक्ट होगा कि यूथ की असल प्रॉब्लम क्या है, वो पॉलिसी के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, तो उसके हल के लिए आगे सफ़र जारी रखा जा सकता है। इनकी इस वक्त आवाज़ ही दबी हुई है, यूथ की कोई नहीं सुनता है तो ये अपने तरीके से, अब यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं यूथ मंशियात की तरफ चली गई, यूथ इंतहा पसंदी की तरफ चली गई, यूथ फिरकवारियत की तरफ चली गई। भाई, इनको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है, माशरे की है, हुकूमत की है। जब आप इंगेज नहीं करेंगे तो ये बिखरे हुए हैं। आप अपने घर में भी अगर बच्चों को आप सही रास्ते पे नहीं डालेंगे तो वो अपनी मर्जी से अपना एक रास्ते का तयन करेंगे। तो हमारा माशरा पूरा, ये हमारा घर है। इस घर के जो बच्चे हैं, जो अगर रास्त हट गए हैं, तो हमें उनको गाइड करके लाना है, और ये एक जामे प्रोग्राम के बगैर नहीं होगा।
ये इंडिविजुअली मैं यहाँ बैठ के बात करूँ, कोई एनजीओ बात करे, कोई मुबलिक बात करे, कोई टीचर बात करे तो नहीं होगा। इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए, उसके तहत एक जामा प्रोग्राम के तहत इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, वरना ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। इस वक्त यूथ के बहुत मसाइल है, यूथ बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल हेल्थ, अच्छा स्किल डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे, बेरोज़गारी आप देखें बहुत सारे। इवन दुनिया की जो कौमें हैं वो अपनी नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए गाइड करती हैं। मुस्तकबिल में वो माँ बाप बन रहे हैं तो किस तरह के माँ बाप बनना चाहिए, पेरेंटिंग स्किल कहते हैं इसको। मुस्तकबिल में वो अगर सियासत में जाना चाहते हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाती है। ये हमारे यहाँ ये काम नहीं होता है। और नौजवानों के लिए दुनिया भर में आप देखें ऐसे फोरम्स बनाए गए हैं। मैं चाइना की बार बार मिसाल देता हूँ, वहाँ निचली सतह पर नौजवानों की तंजीमें बनाई गई है, उनसे सोशल वर्क भी लिया जाता है, उनसे सियासी मामलात के अंदर भी उनकी मशावरत की जाती है और बहुत सारे मामलात में उनको इन्वॉल्व किया जाता है। हमारे यहाँ तो ऑर्गेनाइज नहीं है, यूथ बिखरी हुई है, वो मंशियात की तरफ जाए, वो किसी और मनफी सरगर्मी की तरफ जाए, उनका कोई पूछगछ नहीं। जब वो पकड़े जाते हैं किसी काम में तो कहते हैं कि ये गलत हो गया। उस वक़्त हमें याद आता है कि इतने नौजवान मंशियात की लानत पे गए, इतने नौजवान जो है इस रास्ते पे, मनफी रास्ते पे गए, उस वक़्त हमें ख्याल आता है, उससे पहले हमें ख्याल नहीं आता है। अब भी वक्त है, हमें इन चीज़ों को समझ के अपनी यूथ को संभालना होगा और इनको एक रास्ता देना होगा। जी नाजरीन, यकीनन इसरारुद्दीन इसरार साहब ने जो कुछ कहा, बिटवीन द लाइन भी बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की और यकीनन हमारे ज़िम्मेदार इदारे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहबाब हैं वो फैसला साजी के वक्त जब भी कोई पॉलिसी बनती है, जब तक नौजवानों को बेहतर तरीके से एंगेज रखने के हवाले से, इन्वॉल्व करने के हवाले से काम नहीं करेंगे तो यकीनन आज की जो नौजवान नस्ल है वो इनका मुस्तकबिल फ्यूचर जो है वो ताबनाक नहीं हो सकता है। जब इनका मुस्तकबिल ताबनाक नहीं होगा तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान और दुनिया का मुस्तकबिल भी ताबनाकी की तरफ नहीं जा सकता है। तो हमारे साथ मोहतरम ताहिराना साहब भी मौजूद हैं जो समाजी शोबे में ख़ास सरगर्म दिखाई दे रहे हैं और आप सहाफ़त के शोबे से भी वाबस्ता हैं और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो ताहिराना साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि नौजवानों के अंदर किस तरह की सलाहियतें हैं और उन सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए उनको जो मौक़े जो मिल रहे हैं वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, और इस हवाले से जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको नौजवानों को बेहतर तरीके से इनका फ्यूचर को बेहतर बनाने के हवाले से किस तरह के इक़दाम लिए जाने चाहिए? बहुत शुक्रिया ईसा हलीम साहब। यकीनन आप अपने चैनल के ज़रिए न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती, सयाहत के हवाले से प्रोग्राम्स करते हैं बल्कि यहाँ मौजूद मसाइल के हवाले से भी आप हर अपने प्रोग्राम में ज़रूर गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ को उठाते हैं। जहाँ तक नौजवानों की बात हो रही है आज इस प्रोग्राम में, तो गिलगित बल्तिस्तान में जैसा कि इसरारुद्दीन इसरार साहब ने भी कहा, पॉलिसी के हवाले से यूथ पॉलिसी यहाँ कुछ नौजवान तंजीमों ने मिल के तैयार की हुई है जो कि कैबिनेट से भी पास हो गई है, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी मालूमात हैं अगली किसी भी असेंबली के सेशन में हो सकता है यूथ पॉलिसी पास होगी वहाँ से, और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन का फेस स्टार्ट किया जाएगा। तो यूथ पॉलिसी अभी तक न बनना भी एक सवालिया निशान है गिलगित बल्तिस्तान में, चूँकि यहाँ का नौजवान किसी भी मुल्क के नौजवान से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ का नौजवान बल्कि बग़ैर वसाइल के, बग़ैर किसी सहूलत के दुनिया में नाम कमा चुका है। आप चंद मिसालें हम अगर आप उठा के देखें तो यहाँ से आपको समीना बेग जैसी खातून माउंटेनियर मिलेगी। इसी तरह और बहुत सारे नौजवान हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों में, मेडिकल के और दीगर शोबों में नाम कमा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यकीनन मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात करूँगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सिलसिला उस वक़्त शुरू हुआ जब यहाँ पे कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कायम हुई, और उसके बाद ज़ाहिर है
اس سے پہلے تعلیم کے بھی یہاں مواقع نہیں ہوتے تھے، تو اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں نوجوان جاتا تھا، وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کرتا تھا، تو کم تعداد میں لوگ پڑھے لکھے یا ماسٹر لیول کے فیلڈ میں آتے تھے، تو جاب اپرچونٹیز زیادہ ہوتی تھی۔ آج کل ایسا نہیں ہے، آج کل ہزاروں کی تعداد میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے گریجویٹس نکل رہے ہیں، اور بالکل معاشرے میں بلتستان یونیورسٹی سے آ رہے ہیں، دیگر یونیورسٹیوں سے پاکستان کے آ رہے ہیں، تو معاشرے کے ہماری سوسائٹی کے اندر یا گورنمنٹ کے اندر اتنی امپلائمنٹ نہیں ہوتی اور ہوگی بھی نہیں۔ اس کے لیے دوسرا راستہ ہوتا ہے۔ سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے گلگت بلتستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بات تو کی، لیکن نہ تو اس کا بورڈ بنا، نہ تو یہاں پہ کوئی ایسا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا کوئی انسٹیٹیوٹ بنا۔ ظاہر ہے ایک نوجوان جب ایک ڈگری لے کر معاشرے کے اندر آتا ہے تو اس کی پہلی ترجیح اس کی امپلائمنٹ کا ہوتا ہے۔ آپ نوجوانوں کو مختلف شعبے جب تک نہیں دیں گے، آپ ان کی تربیت کسی دیگر شعبوں کے اندر نہیں کرائیں گے، تو وہ معاشرے کے اندر ان امپلائمنٹ کا رونا روتا رہے گا۔ اب ان امپلائمنٹ کس طرح سے نوجوان کو خراب کرتی ہے؟ اب دیکھیں، ایک نوجوان جس کے والدین نے اپنی غربت میں اپنے کم آمدنی کے باوجود اس بچے کو پڑھایا لکھایا ہو اور اس کو جاب نہیں مل رہی ہو، وہ 200 سے زائد ٹیسٹ دے چکا ہو، تو اس نوجوان کے ذہن میں منفی اثرات تو مرتب ہوں گے ہی لازماً، اور یہی چیز بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے کے لیے خطرناک ہے۔ اب وہ نوجوان جو ہے منفی سوچ کے ساتھ پھر اس معاشرے کے اندر ایسے عناصر بھی موجود ہوتے ہیں جو اس کو غلط راستے پر لگا لیتے ہیں۔ یوتھ کا ادارہ موجود ہے، لیکن وہ ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، جس کی کوئی بڑی اہمیت اور افادیت نہیں ہے۔ اسرار صاحب نے بہتر انداز میں بات کی کہ اس کو الگ سے ایک مکمل شعبہ ہونا چاہیے، تاکہ جو نوجوانوں کے مسائل کو قریب سے دیکھے، نوجوانوں کے اندر موجود محرومیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کام کرے۔ یہاں پہ ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے دیگر شعبوں کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے جائے۔ نوجوان ورک فورس ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اس کو کسی نہ کسی کام میں جب تک ہم نہیں لگائیں گے تو وہ نیگیٹو سرگرمیوں میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے کووڈ-19 کے، ہم نے دیکھا کووڈ-19 کے پینڈیمک سچویشن جب تھی گلگت بلتستان میں، گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے اپنے والنٹیئرلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی، انتظامیہ کے ساتھ بھی، اور خود بحیثیت رضاکار گھر گھر جا کے لوگوں کی مدد کی، اویئرنیس مہیا کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے نوجوانوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے کووڈ کے دوران بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ تو یقیناً اس کا یہ مطلب ہم نکالتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر نہ صرف پوٹینشل ہے، بلکہ اپنے علاقے، اپنے قوم اور اپنے ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی بہتر رہنمائی کی جائے، اور یوتھ پالیسی کو نہ صرف پاس کیا جائے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور یوتھ ڈپارٹمنٹ کو الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پر فعال کیا جائے۔ جی ناظرین، طاہر رانا، یقیناً گلگت بلتستان میں جو نوجوان ہیں ان کو درپیش جو مسائل تھے اور ان کے حل کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے اپنی بات کر رہے تھے، اور یقیناً نوجوانوں کو درپیش جو مسائل ہیں، ان مسائل کی جو الجھی ہوئی گتھی ہے اس کو سلجھانے کے لیے ذمہ دار اداروں کو، یوتھ افیئرز کو اور دیگر جو ہمارے قانون ساز اسمبلی ہے، ان کو اس حوالے سے اپنا رول پلے کرنا ہوگا، کیونکہ نوجوانوں کے مسائل کو ایڈریس کیے بغیر یقیناً معاشرے میں ایک افراتفری کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ تو اس حوالے سے بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ پینل میں موجود طارق حسین صاحب، جو جرنلسٹ بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں۔ تو طارق حسین صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس حوالے سے جو نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو یقیناً منشیات کی طرف بھی نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مختلف جو تفریقات ہیں انتشار کی طرف بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو نوجوانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے، منشیات سے بچانے کے لیے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے علماء کرام، دانشور صاحبان، میڈیا اور جو پالیسی ساز ادارے ہیں، ان کا کیا رول بنتا ہے آپ کے نزدیک؟ صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی حکومتوں کی جانب سے بارہا مرتبہ اعلانات کیے گئے یوتھ کو جو ہے ان کو ان کی کردار سازی کے حوالے سے، ان کو روزگار دینے کے حوالے سے، انہیں ملازمتیں دینے کے حوالے سے، انہیں ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرنے کے حوالے سے، لیکن
عملی میدان میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ دیکھیں جی، یہاں پہ اگر حکومت توجہ دے، اور خاص کر میں جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، لائف سٹاک سیکٹر ہمارے پاس ہے، فشریز سیکٹر ہمارے پاس ہے، اسی طرح پولٹری پروڈکشن شعبہ ہمارے پاس ہے، اگر ہم ان کو سرکاری ملازمت نہیں دے سکتے ہیں، پچھلے دنوں حکومت کا بھی یہی موقف تھا کہ ہر بندے کو ہم ملازمت نہیں دے سکتے ہیں، آپ ملازمت نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ان کو ٹیکنیکل سپورٹ تو دے سکتے ہیں، آپ انہیں بتائیں، انہیں ڈیری فارم قائم کر کے دیں، انہیں تربیت دیں کہ ڈیری فارم کس طرح قائم ہوتے ہیں، اس میں کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے، فنانشل طور پہ تھوڑی سی ان کی آپ سپورٹ کریں، مختلف بینکس ان کی سپورٹ کریں، مختلف جو ہمارے اہم شخصیات ہیں جو مالی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، وہ آگے آئیں، مخیر حضرات آگے آئیں، جو ادارے یوتھ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ آگے آئیں، اس طرح آ کے نوجوان ہیں ان کو ٹرین کریں، ان کو تربیت دیں۔ فشریز کے لیے ہمیں جو بہترین مواقع ہیں یہاں مختلف علاقوں میں، آپ گلگت سے باہر آپ چلے جائیں، غزر سائڈ پہ چلے جائیں، آپ ہنزہ کی طرف چلے جائیں، استور کی طرف چلے جائیں، دیامر کی طرف چلے جائیں، نگر کی طرف آپ چلے جائیں، فشریز کے بہترین موقع ہیں، اور بہترین فش ہم تیار کر کے نہ صرف گلگت بلتستان میں سپلائی کر سکتے ہیں بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح لائف سٹاک پہ اگر ہم توجہ دیں، یہاں کے جو دیہاتی علاقے ہیں، خاص کر دور دراز کے جو علاقے ہیں، وہاں سے مثالی اور صحت مند گوشت، صحت مند اور خالص بیماریوں سے پاک گوشت، دودھ اور کیا نام اس کا گھی ہم تیار کر کے پورا ملک میں سپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی پالیسی بنائی جائے، یوتھ کو انوالو کر کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فارمز لگائے جائیں، چھوٹے چھوٹے جو سینٹرز ہیں وہ قائم کیے جائیں، اور ان کو نوجوانوں کو روزگار دینے کی کوشش کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو منافرتیں ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گی، اور جو انتشار کا شکار لوگ ہیں اور ذہنی طور پہ جو دباؤ کا شکار نوجوان ہیں وہ اس دباؤ سے بھی نکل آئیں گے، اور گلگت بلتستان میں ایک خوشحالی آئے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کی نہ صرف رہنمائی کی جائے بلکہ تعلیم و تربیت کے لیے بھی بھرپور طریقے سے کام ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اکرام حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اکرام حیدر، آپ کے نزدیک جو ہے اس وقت نوجوان مختلف برائیوں میں بھی نظر آ رہے ہیں، اچھائیوں میں بھی نظر آ رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لیے کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سالم صاحب، یقیناً مجھے سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے یوتھ کے جو ایشوز ہیں اس پہ مجھے بھی یہاں مدعو فرمایا۔ پالیسیز میکنگ جو ادارے ہیں انہوں نے جب پالیسیز ہی نہیں بنائے ہو، یوتھ کے لیے کوئی میکنزم انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا ہو، تو یقیناً یوتھ کے ایشوز آئے دن روز بروز بڑھتے جائیں گے اور چیلنجز بھی یقیناً پیدا ہوں گے۔ گلگت بلتستان جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اس کا اگر اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے، خصوصاً میں ذکر کروں گا کہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ تھی اس میں میرے خیال میں اگر 35 اور 40 کے مڈ میں اگر ایج میں ہمارے جو اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب آئے تھے، انہوں نے اس ایریے کو میں سمجھتا ہوں اس نے بہت زیادہ اچھی طریقے سے ڈیلیور کیا۔ منسٹروں کی ایک پوری ظفر موج، ایک پوری فوج موجود تھی، اس کے اندر اگر نمایاں اگر کسی کی کارکردگی، کسی کی پرفارمنس سے کو اگر 5 سال کی ان کو اگر کیمرے سے پیچھے جمپ کر کے اگر دیکھا جائے تو اس 5 سال کے اندر وہ نمایاں رہا۔ تو اس وجہ سے اگر یوتھ کو اب ہماری اسمبلی کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی یہ ہماری سوسائٹی کے اندر جا کر اس کو سینسٹائز کرنا ہے کہ بھائی آگے جیسے ہمارے انکمنگ الیکشنز ہیں اس میں یوتھ زیادہ سے زیادہ اس کی نمائندگی ہو۔ میں یہی کہوں گا کہ جو پالیسی میکنگ جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ہمارے جو بڑے جو مقتدر حلقوں میں جو تھنک ٹینک سے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو یہ چاہیے کیونکہ اس یوتھ ہی آپ کی ایک فیوچر ہے، اس یوتھ کو انہینس کرنے کی کوشش کیا جائے۔ میں انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہا ہوں سر۔ انٹرپرینورشپ گلگت بلتستان یا پوری پاکستان میں اگر کوئی ریاست گورنمنٹ کی سروسز، غالباً میں کہوں کہ اگر چرچل، ویسٹن چرچل یا ہسٹری میں بہت بڑے ماہر قسم کے لوگ آئے جنہوں نے اپنی کنٹریز کے نقشے کو تبدیل کر دیا، اگر ایسے لوگ بھی اگر اس پوزیشن میں، اس سچویشن میں یہاں آ جائیں گے تو شاید اس کو اوورکم نہیں کر پائیں گے اس کی حل کی طرف۔ اس وجہ سے دنیا ساری انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہی۔ انٹرپرینورشپ یہ ہے جیسے کہ
अब ईसा साहब आप एक इदारा चला रहे हैं, उसके अंदर यूथ की कम से कम 16, 15, 20 पोजीशनों में टीचर से वो कर रहे हैं, आप उनको जॉब से अपॉर्चुनिटी आपने उनको दिया है। उन्होंने अपनी उसके लिए जो फर्दर फ्यूचर के लिए वो अपनी पॉलिशिंग और प्रिपेयरिंग का जो एक प्रोसेस है उससे गुजर रहे हैं। दूसरा, कैरियर काउंसलिंग का यहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ये एक यूनिवर्सल, एक आलमगीर चेंज की तरफ जा रही है। आपकी बिल्कुल नाइबरिंग में पावर्स हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना की जो है वन रोड मैप जो वो है, दूसरा हमारा वन बेल्ट क्या कहते हैं सीपेक के सिस्टम से हम पूरी दुनिया के साथ जो जुड़ रहे हैं, तो हमारे यूथ के साथ एक्सपेक्टेशन भी अब बहुत ज़्यादा हैं, उनके जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके लिए एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारे की ज़रूरत है जो है यूथ को एनहेंस भी करे और उनको इनकरेज भी करे। इस हवाले से मैं लोगों से, और आखिरी में मैं जो बॉटम लाइन है, मैं अपनी बॉटम लाइन की तरफ आ जाऊँगा। उसमें मेरी आवाम से भी पूरी जी भी कि गिलगित बल्तिस्तान की जो 14 लाख 15 लाख जितनी भी है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन जहां हो रहे हैं, आप उनको यूथ को आगे बकअप करने की कोशिश करें अपनी वोट और सपोर्ट के ज़रिए, ताकि वो असम्बली में पॉलिसीज़ बनाएं। आज तक ये अलमिया है कि गिलगित बल्तिस्तान में यूथ के हवाले से जो एक बड़ा सेक्टर है उसके हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। हमारे पास 4 नौजवान मौजूद थे और इन चारों ने गिलगित बल्तिस्तान के तमाम नौजवानों की तरफ से उन्होंने उनके जज्बात का इजहार किया। और यकीनन जो बॉटम लाइन थी कि नौजवान जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और तब्दीली नौजवानों के बगैर मुमकिन नहीं। लिहाजा सही सिमत में तब्दीली लाने के लिए नौजवानों की सही सिमत में सही वक्त पर सही तालीम और तरबियत और रहनुमाई ज़रूरी है। उसके बगैर फिर एक अफरा तफरी में नौजवानों से कोई खैर की तवक्का नहीं की जा सकती है। नौजवानों की जो सलाहियतें हैं उनको मुस्बित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यकीनन नौजवानों को अंगेज रखना बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ हेल्दी एक्टिविटीज़ में, तालीम में, सेहत के हवाले से और जो सकाफ़त के हवाले से, सकाफ़ती सरगर्मियों के हवाले से, तिजारती सरगर्मियों के हवाले से, ज़िंदगी के तमाम शोबों में यकीनन नौजवानों की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाने के लिए बेहतर तरीके से इनका जो हिस्सा है, जो उनका जो रोल है, उनको अदा करने के लिए यकीनन इनको मौक़ों की तलाश है। और आज के नौजवान को मौक़े फ़राहम किए बग़ैर उनसे उम्मीदें वाबस्ता करना ये मुनासिब नहीं है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान हैं उन नौजवानों को जो दरपेश मसाइल हैं और उनके हल के हवाले से हम बातचीत कर सकें। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह करीम हर गल गरीब, महल्ला, शहर, सूबा और मुल्क को शाद और आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।